दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ। वह है जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर प्रॉपर्टी बेचता है। तो दोस्तों, उस केस में टीडीएस से रिलेटेड क्या गलती की जाती है जिससे कि बायर को भी नुकसान हो सकता है, यानी कि खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी नुकसान हो सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आप समझ पाएँ कि कौन सी गलती की जाती है। हम रियल केस स्टडी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस गलती को कैसे ठीक किया जाता है और आप इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बच सकते हैं। तो रिटर्न फाइल करने से पहले ये ज़रूर कर लें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आपको टीडीएस काटना होता है। यदि आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो अमाउंट पे कर रहे हैं दोनों में से अमाउंट 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कई जो लोग हैं वो इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं टीडीएस का जो फॉर्म है उसको फिल करने में, जिसकी वजह से कि सेलर को टीडीएस का क्रेडिट ही नहीं मिल पाता है और बाद में आपको परेशानी भी होती है। तो चलिए हम आपको रियल केस स्टडी दिखा देते हैं जहाँ पे कि टैक्स पेयर गलती करते हैं और बाद में से सुधारना मुश्किल हो जाता है और सेलर के लिए यानी कि प्रॉपर्टी बेचने वाले के लिए भी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, जब कोई बायर यानी कि खरीदार प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस वक्त वो टीडीएस काटता है। दोस्तों, टीडीएस काटा जाता है जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, जो अमाउंट पे कर रहे हैं दोनों में से जो भी फिगर हाई होती है उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी 95 लाख रुपया है और यहाँ पे दोस्तों अमाउंट क्रेडिट किया गया है 79 लाख रुपीज़ जो फॉर्म फिल किया गया उस वक्त, और उससे पहले भी 16 लाख रुपया टैक्स पेयर ने पे किया था। तो दोस्तों, टीडीएस का रूल ये कहते हैं कि जब भी आपको पेमेंट करनी होती है उसी वक्त आपको टीडीएस काटना होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने एक गलती तो ये की कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट उसने पे की लेकिन टीडीएस नहीं काटा। अब जब उसने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की है तो दोस्तों उसने टीडीएस यहाँ पे देखिए पूरी 95 लाख की वैल्यू के ऊपर जमा करा दिया है 95,000 रुपया। लेकिन यहाँ पे उसने गलती ये की कि उसने यहाँ पे करंटली पे जो किया है वो 79 लाख रुपीज़ ही किया है। तो दोस्तों, इस गलती का असर कहाँ पे होगा? दोस्तों, यहाँ पे सेलर को पूरा टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी कि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेची है उसे इस 95,000 रुपये का क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बायर ने वैल्यू ही गलत दिखाई है और गलत टीडीएस फॉर्म फिल किया है। या तो दोस्तों जब 16 लाख रुपये पे किया था तब उसे टीडीएस काट के ये जमा कराना चाहिए था, या फिर अगर यहाँ पे वो पेमेंट कर रहा है पूरे टीडीएस अमाउंट की तो यहाँ पे 95 लाख रुपीज़ जो है 95 लाख रुपया शो होना था, तो उसका जो टीडीएस क्रेडिट मिलना था। तो भले ही यहाँ पे पूरा टीडीएस अमाउंट जमा कर दिया गया गवर्नमेंट को, लेकिन इसका टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। जो टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो सिर्फ 79 लाख के ऊपर जो 1% अमाउंट बनता है 79,000 उतने का ही होगा। तो दोस्तों, इस गलती का असर आप देख सकते हैं कि जो सेलर है जिसने कि प्रॉपर्टी बेची है उसके 26 ईयर्स में आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट 79 लाख रुपीज़ ही आ रहा है, उसके ऊपर जो टीडीएस है 79,000 रुपीज़ ही आ रहा है। तो इस प्रकार भले ही 95,000 रुपये का टीडीएस जमा कराया गया है लेकिन सेलर को इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि बायर ने गलत टीडीएस फॉर्म फिल कर दिया है। दोस्तों, इसका असर होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा, सेलर को भेज सकता है और बायर को भी कि उसने जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है गलत दिखाई है और इसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब बायर को इसे करेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करेक्शन कर दी गई है बायर के द्वारा, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। आप देख सकते हैं कि अप्रैल में ये ट्रांजैक्शन बुक की गई थी, उसके बाद जून में तकरीबन करेक्शन की गई है यहाँ पे, और जो वैल्यू पहले दिखाई गई थी 79,000 की उसे रिवर्स कर दिया गया है और जो नई वैल्यू है वो आ गई है। तो दोस्तों, अब ये ट्रांजैक्शन ठीक हो गई है। अब सेलर को यानी कि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेची है उसे पूरा टीडीएस का क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सेलर को फॉर्म नंबर 16B लेना होता है जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बाय करता है उससे, क्योंकि उसमें ही आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि आपका टीडीएस कितना क्रेडिट हुआ है, कितना आपको मिलेगा। तो फॉर्म नंबर 26QB के बेस पे आप ये अज्यूम ना करें कि आपको पूरा टीडीएस का क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि अगर फॉर्म ही गलत फिल किया गया है तो आपको टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिलेगा बल्कि नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है वो अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठी करता है, यानी कि जैसे कि खरीदार ने टीडीएस काटा तो उससे जानकारी ले लेगा कि कितने अमाउंट पे टीडीएस काटा गया है। और दूसरा, जब आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ से जानकारी इकट्ठी करता है रजिस्ट्रार से कि कितनी की वैल्यू की रजिस्ट्री कराई गई है, जिसकी वजह से कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डबल होके आती है आपके AIS में, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। तो हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ, तो जिसकी वजह से कि आपको नोटिस आ सकता है खरीदार को भी और बेचने वाले को भी। तो चलिए हम इसे भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो AIS और TIS में आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, यानी कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आप देख सकते हैं कि आपकी रिलेटेड कौन सी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे डबल करके दिखा दी गई है, और इसी प्रकार जो टैक्स पेयर ने परचेज की है प्रॉपर्टी वो भी डबल करके दिखा दी गई है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि दो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो SFT यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है डिप्टी कमिश्नर से, रजिस्ट्रार से, और दूसरी TDS से इन्फॉर्मेशन ली गई है, यानी कि बायर ने जो TDS काटा है सेलर का उससे इन्फॉर्मेशन ली गई है। तो इस प्रकार जो इन्फॉर्मेशन अब डबल होके आ गई है। तो दोस्तों, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा कि टैक्स पेयर ने 1,90,00,000 की प्रॉपर्टी सेल की है, जबकि एक्चुअली में उसने सिर्फ 95 लाख की प्रॉपर्टी सेल की है। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है आपको फीडबैक देना होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स पेयर ने फीडबैक दे दिया है कि इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट होके आ रही है, यानी कि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूडेड है, यानी कि खरीदार ने आपका TDS काटा है तो उसने आपकी वैल्यू दिखा दिया 95 लाख, तो दोबारा से रजिस्ट्रार ने जो वैल्यू दिखाई वो डुप्लीकेट है। तो इस प्रकार से आपको फीडबैक देनी है। और दोस्तों, जब फीडबैक देते हैं तो इसे सोर्स के साथ शेयर नहीं किया जाता, यानी कि रजिस्ट्रार के साथ, क्योंकि आपने इसे डुप्लीकेट मार्क किया है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फीडबैक के कॉलम के अंतर्गत आ जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डुप्लीकेट है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 हो गई है, यानी कि आपने जो वैल्यू एक्सेप्ट की है वो 0 है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका जो अब अपडेट हो गया है AIS में फीडबैक देने के बाद कि जो इन्फॉर्मेशन आपने एक्सेप्ट की है वो 0 हो गई है, और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है यानी कि बायर ने जिस अमाउंट पे TDS काटा है वो सही है। तो इस प्रकार 1,90,00,000 की अपने सेल नहीं की, बल्कि 95 लाख रुपए की ही प्रॉपर्टी सेल की है। तो इस प्रकार आप नोटिस को अवॉइड कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। इसी प्रकार दोस्तों, जब आप परचेज़ करते हैं तो भी वैल्यू डबल होके आ जाती है, यानी कि रजिस्ट्रार ने जो जानकारी दी है और जो आपने TDS काटा है उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी आ गई है। तो यहाँ भी आपको फीडबैक देना है कि इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है। तो इस प्रकार वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब आप आगे देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी आपके टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में। यहाँ पे देखिए 0 आ गया है। तो इस प्रकार आपको एक ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, यानी कि प्रॉपर्टी आपने 90 लाख की ही खरीदी है, 1,80,00,000 की नहीं खरीदी है। तो इस प्रकार आप इनकम टैक्स के नोटिस को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप कंसोलिडेटेड TS देखेंगे, यानी कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। तो यहाँ पे जो ब्लू में आएगी वैल्यू अपडेटेड वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू ही आपने एक्सेप्ट की है। तो भले इस सिस्टम के द्वारा जो है ज़्यादा वैल्यू दिखाई जा रही है यहाँ पे, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वही आपको एक्सेप्ट करनी है, ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बच पाएँ। दोस्तों, चलिए मैं समराइज़ कर देता हूँ इस पूरी वीडियो को। सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है कि जो TDS है सही काटना है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या फिर जो अमाउंट पे कर रहे हैं जो भी फिगर हाई होगी उसके ऊपर TDS काटा जाएगा। यदि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं अमाउंट, तो जब भी आप इंस्टॉलमेंट पे करें उसी वक्त TDS काटें। दोस्तों, आपको 26 QB सही फाइल करना है TDS काटने के लिए। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं TDS के पोर्टल पे जाके, और जब आप इसे करेक्ट कर दें तो उसके बाद अपना 26 AS ज़रूर चेक करें कि क्या उसमें सही TDS का अमाउंट आ रहा है। और दोस्तों, आप अपने AIS को भी चेक करना ना भूलें। अगर उसमें कोई भी गलती है तो फीडबैक ज़रूर दें, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। और जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसे ज़रूर इंश्योर करना है कि बायर से फ़ोन नंबर 16B यानी कि TDS का सर्टिफिकेट ज़रूर लें, क्योंकि ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल से ही जनरेट होकर जारी किया जाता है, जिसके ऊपर कि आपका वैलिड सर्टिफिकेट नंबर भी होता है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए जानकारी उपयोगी रही होगी। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें जो कि प्रॉपर्टी को खरीदने या फिर बेचने की योजना बना रही हैं। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में भी पिन किया गया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।